ये वीडियो भी आपकी सजेशन पर है और कुछ लोगों ने बोला था कि स्क्रिप्ट लिखने में मैं एआई का ज़्यादा यूज़ ना करूं, तो आज की पूरी स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर, नॉट हेटेड बट मोस्ट कंट्रोवर्शियल। स्टार्ट करते हैं राजीव गांधी से। एक ऐसा पीएम जो पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं था। राजीव गांधी की कहानी सुनाऊं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पायलट थे, अपनी लाइफ में खुश थे, अचानक पॉलिटिक्स में आ गए क्योंकि सर्कमस्टांसेस ने धक्का दे दिया। जब ये 1984 में पीएम बने तो ऑनेस्टली सबको उम्मीद थी कि चलो कोई फ्रेश फेस आया है, कुछ तो बदलेगा। शुरू में सब सही चल रहा था, कंप्यूटर लगाए गए, टेक्नोलॉजी पर काम हुआ, इंडिया को मॉडर्न बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर हुआ बोफर स्कैंडल और पूरा गेम ही पलट गया। इंडिजिनस कंपनी से तोपें खरीदनी थी, बीच में दलाली की बात निकल आई। अब जो बंदा क्लीन इमेज लेके घूम रहा था, उसकी ही सरकार पर ये एलिगेशंस लगेंगे। और फिर 1984 रायट्स, माँ की हत्या हुई, देश शॉक्ड था, लेकिन उसके बाद जो हुआ दिल्ली में सिख फैमिलीज के साथ, वो जस्टिफाई कैसे होगा। बहुत सालों तक पॉलिटिक्स में इसका रायता फैला रहा, पर हाँ, इन्होंने सिर्फ बुरी चीजें ही नहीं की, कुछ सही चीजें भी करी। वोटिंग एज घटा दी, 18 साल कर दी, मतलब यूथ को मौका दिया। टेलीकॉम रिफॉर्म्स लाए जो आज जाके हमें स्मार्टफोन चलाने दे रहे हैं। पंजाब अकॉर्ड साइन किया, हालांकि काम उतना नहीं आया। इकोनॉमी खोलने की बात भी इनके टाइम शुरू हुई थी, मतलब कुछ तो किया था। इंटरनेशनल में श्रीलंका में आईपीकेएफ भेजा, जो बैकफायर हो गया थोड़ा। मॉलडीव्स को बचाया कू से। अगर इसके बारे में जानना है तो मैंने ये वीडियो बनाई है, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। राजीव गांधी के बाद देश उम्मीद और कंफ्यूजन के बीच लटक रहा था, और तब स्टेज पे आए एक ऐसे पीएम जिनके पास ना करिश्मा था ना हाइप, सिर्फ क्राइसिस था। पीवी नरसिम्हा राव जी लिटरली एक्सीडेंटली पीएम बने थे। 1991 में जब ये आए तब इंडिया का हाल इतना खराब था कि सोने तक गिराने पड़ गए फॉरेन एक्सचेंज के लिए। इमेजिन करो, एक देश जो अपना सोना बेच रहे हैं बिल्स भरने के लिए, और इस मेस को संभालने के लिए आए एक 70 साल के बुजुर्ग आदमी जो ज्यादा बोलता भी नहीं था पब्लिकली, और देश को उनसे लिटरली कोई उम्मीद नहीं थी। पर इन्होंने जो धमाका किया ना, उसका असर आज तक चल रहा है। उन्होंने मनमोहन सिंह को साथ लिया और फिर शुरू हुआ असली खेल। लाइसेंस राज को तोड़ा, मतलब कोई बिजनेस शुरू करना है तो 50 डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अब की तरह नहीं है कि इंस्टाग्राम पेज बनाया और बन गया नया बिजनेस। फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया, और फिर देखो क्या हुआ, अचानक पेप्सी, कोक आने लगे, पिज़्ज़ा हट खुला, मैकडॉनल्ड्स आया। पहले सिर्फ एम्बेसडर कार थी, अब मारुति, युंडाई सब आए। जो बच्चे दूरदर्शन पे एक ही चैनल देखते थे, उनके बच्चों के पास अब नेटफ्लिक्स है। मिडिल क्लास की लाइफ लिटरली बदल गई। आईटी जॉब्स बढ़ीं, सैलरीज बढ़ीं, सपने बड़े हो गए। पर सब स्मूथ नहीं था। 1992 में बाबरी मस्जिद गिर गई और राव साहब पर एलिगेशंस लगे कि प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। ब्राइबरी स्कैंडल में भी नाम आया, हालांकि बाद में साफ हो गए। अपनी ही पार्टी में लोग सीरियसली इन्हें पपेट समझते थे। फॉरेन पॉलिसी में इजराइल के साथ दोस्ती की ओपनली, जो पहले छुपा के रखते थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहा क्वाइटली, जिसका फायदा बाद में मिला। अंडररेटेड रहे अपने टाइम में, पर हिस्ट्री में जगह पक्की है। राव ने इकोनॉमी को बदला, मार्केट खोली, पर जब बात पावर और पॉलिटिक्स की आई, अगला पीएम आया जिसने सिस्टम नहीं सोसाइटी को हिला के चला गया। वीपी सिंह लिटरली अपनी पार्टी छोड़ के आए थे। ये पहले राजीव गांधी के साथ थे, फिर बोफर्स और करप्शन के मुद्दे पे अलग हो गए। 1989 में जब पीएम बने तो सब सोच रहे थे कि चलो कोई ऑनेस्ट आदमी आया है फाइनली। पर इन्होंने जो किया ना, वो लिटरली इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। और मैं बात कर रहा हूँ मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन की। 1990 में अनाउंस किया कि ओबीसी कैटेगरीज को 27% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा। अपर कास्ट स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए कि स्टूडेंट्स खुद को आग लगाने लगे। वो इमेजेस आज भी याद हैं। अपने फ्यूचर के डर से यंग किड्स जल रहे थे। जनरल कैटेगरी वाले लोग रो रहे थे कि हमारे बच्चों का क्या होगा, मेरिट का क्या। पूरा देश लिटरली आग में था। अर्बन मिडिल क्लास, जो मोस्टली अपर कास्ट था, इनसे नफरत करने लगी। उनको लगा ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, सोशल इंजीनियरिंग है। मंडल वर्सेस कमंडल चल पड़ा। बीजेपी ने अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट तेज कर दिया एज काउंटर मूव। आडवाणी अलग निकल पड़े रथ यात्रा लिए। कम्युनल टेंशन्स बढ़ गए पूरे देश में। और इधर वीपी सिंह बोल रहे थे कि सोशल जस्टिस चाहिए, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटी दो। ओबीसी लीडर्स जैसे लालू, मुलायम सब इस डिसीजन से मजबूत हुए। पॉलिटिक्स का पूरा इक्वेशन ही बदल गया। कास्ट बेस्ड पार्टीज बनने लगीं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम हो गई। वो फॉरेन पॉलिसी में भी उलझ गए रहे। कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही थी। रुबैया सईद किडनैपिंग हुई, जो होम मिनिस्टर की बेटी थी, और टेररिस्ट से नेगोशिएट करना पड़ा। श्रीलंका से आईपीकेएफ वापस बुलाए। पूरा टेन्योर टर्ब्यूलेंट रहा। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट सिर्फ 11 महीने चली। कोएलिशन गवर्नमेंट थी, सपोर्ट विद्रॉ हो गया और बस खत्म।
तो बेसिकली वीपी सिंह ने वो किया जो शायद पॉलिटिकली सबसे रिस्की था, टच्ड द थर्ड रेल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स यानी कास्ट। मंडल ने कास्ट को सेंटर स्टेज पे ला दिया और पॉलिटिक्स परमानेंटली बदल गई। पर अगर रूट्स तक जाना हो ना तो कहानी वापस वहीं जाती है जहां मॉडर्न इंडिया की बुनियाद रखी गई थी। नेहरू जी की बात करें तो ये लिटरली एक टूटे फूटे मुल्क को संभालने आए थे। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, पर साथ में क्या मिला? पार्टीशन का दर्द, ट्रेन भर भर के लाशें, रेफ्यूजीज जो सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, एक नया देश जिसका कोई ठिकाना नहीं था प्रॉपरली। और इन्होंने सोचा कि चलो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो टिकें। 1951 में आईआईटीज, पहला खड़गपुर में। तब लोगों ने ज़रूर पूछा होगा कि भाई साहब देश में खाना नहीं है, तुम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हो। पर नेहरू का विजन था कि फ्यूचर के लिए इंजीनियर्स चाहिए, और आज देखो आईआईटी का डंका बज रहा है। एम्स बनाया हेल्थ केयर के लिए, जो आज भी सबसे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। होमी भाभा के साथ मिलकर एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम शुरू किया। इसरो की शुरुआत हुई, रॉकेट्स तो बाद में गए ऊपर, पर सपना तो तभी देखा था ना। साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे, बोलते थे अंधविश्वास छोड़ो। डैम्स बनवाए, स्टील प्लांट्स लगाए, भाखरा नंगल डैम को मॉडर्न इंडिया का मंदिर बोलते थे। 5 ईयर प्लान्स लाए, थोड़ा सोवियत स्टाइल था, पर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट का तो प्लान था। पर सब स्मूथ थोड़े ही था। 1962 में इंडिया चाइना से वॉर हारा। हिंदी चीनी भाई भाई गाते रह गए और चाइना ने धोखा दे दिया। प्रॉपरली मिलिट्री पर ध्यान नहीं दिया था, डिफेंस तैयारी कमजोर थी। वो हार आज तक दर्द देती है। कश्मीर इशू पर यूएन चले गए। अब तक लोग डिबेट करते हैं कि ये गलती थी। आर्टिकल 370 दिया, जो दशकों तक राजनीति का मुद्दा बना रहा। पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में शायद जरूरत से ज्यादा जनरस हो गए। सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई, जिससे लाइसेंस राज आ गया। कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो 50 अप्रूवल्स चाहिए, बाबूस के पैर छूने पड़े। प्राइवेट सेक्टर को दबा दिया, जिससे इकोनॉमी क्रॉल करती रही। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलने लगे इंडिया को, मतलब सुस्त चाल। और डायनेस्टी पॉलिटिक्स की शुरुआत, बेटी इंदिरा को प्रमोट किया। आज कांग्रेस में जो फैमिली रूल है उसकी नींव यहीं पड़ी शायद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो किस पर चाहिए। और वीडियो को हाइप जरूर करना, वो इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और पिछले वीडियो पर 1.4 मिलियन हाइप पॉइंट्स आए थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेहरू ने डेमोक्रेसी की नींव रखी थी। अब बात उस लीडर की जिन्होंने उसी डेमोक्रेसी को एक रात में पॉज पे डाल दिया। इंदिरा गांधी, इंडिया की पहली और वन एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। 1966 में जब इंदिरा पावर में आई तो लोग सोचते थे कि ये नेहरू की बेटी है, बस पपेट होगी। गलत फहमी थी बिल्कुल। इन्होंने आते ही दिखा दिया कि शी मीन्स बिजनेस। इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट कर दिया, सिंडिकेट से पंगा लिया और अपनी खुद की कांग्रेस बना ली। फिर 1971 आया, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये वो मोमेंट था जिसके बाद से इनको सब आयरन लेडी बोलने लगे। मुझे तो नहीं लगता बोलते होंगे, क्योंकि इंडिया की लिटरेसी रेट तो माँ बहन हो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, जबकि पाकिस्तान के साथ निक्सन और अमेरिका भी था। यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन की और पूरे रीजन का गेम बदल दिया। उस वॉर के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी स्काई हाई थी। इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, कंप्लीट डोमिनेशन। लेकिन फिर 1975 आया दी इमरजेंसी, और ये वो चैप्टर है जो आज भी इंडियंस को अनकंफर्टेबल कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, करप्शन चार्जेस की वजह से। तो क्या किया? डेमोक्रेसी सस्पेंड कर दी, प्रेस सेंसरशिप कर दी, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फ्रीज कर दिए। संजय गांधी और उनके फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में पूछो ही मत, बहुत डार्क पीरियड था। लोग विस्पर में बात करते थे, न्यूज़पेपर्स ब्लैंक पेजेस प्रिंट करती थी। इमेजिन करो, देश जिसके लिए नेहरू ने डेमोक्रेसी की नींव रखी थी, उसकी ही बेटी ने उसे सस्पेंड कर दिया। 1977 में व्हेन शी फाइनली कॉल्ड इलेक्शंस, लोग भड़के हुए थे, तो उन्होंने भी दिखा दिया, वो इलेक्शन हार गई। डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट करने की प्राइस चुकानी पड़ी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर उन्होंने किया कम बैक। व्हाट द 1980 में फिर से पीएम बन गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिख एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करने के लिए गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री ऑपरेशन। ब्रेव डिसीजन था, हाँ। कंट्रोवर्शियल था, एब्सोल्युटली। और इसका रिजल्ट, उसके अपने बॉडीगार्ड्स ने ही 1984 में उनका असैसिनेशन कर दिया। जहां इंदिरा ने अथॉरिटी से राज किया, वहां शास्त्री ने सिंप्लिसिटी से देश का दिल जीता। 1964 में जब नेहरू गए, तब सब सोचते थे कि कौन संभालेगा अब देश, और आया ये शरीफ से इंसान। पहले तो लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, नेहरू के बाद ये क्या करेंगे। उन्होंने उनको 1 साल बाद ही गलत साबित कर दिया।
1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि चलो मौका है, इंडिया पर अटैक कर देते हैं। शास्त्री जी ने क्या किया पता है? इंडियन आर्मी को सच ग्रीन सिग्नल दिया कि पाकिस्तान को घुस के मारो। हमारे सोल्जर्स लाहौर के गेट्स तक पहुंच गए। दैट्स द मोमेंट जब उन्होंने दिया फेमस स्लोगन, जय जवान जय किसान। मतलब सोल्जर्स भी इंपॉर्टेंट, फार्मर्स भी इंपॉर्टेंट। सिंपल, इफेक्टिव और दिल को छू गया। वॉर के बाद ताशकंद में पीस टॉक्स हुए। शास्त्री जी गए, डील साइन की और फिर मिस्टीरियस डेथ हो गई। रात को ही कार्डियक अरेस्ट। अभी तक कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, पॉइजनिंग हुई या नेचुरल डेथ, पता नहीं। लेकिन ये बंदा इतना क्लीन था कि उसकी डेथ को भी लोग क्वेश्चन करते हैं। असल में शास्त्री जी की खासियत थी सिंप्लिसिटी। कोई ड्रामा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। देश में फूड क्राइसिस था तो खुद एक दिन का मील स्किप करते थे एग्जाम्पल सेट करने के लिए। पावर में आके भी वही सिंपल लाइफ, कोई ग्रैंड बंगलो नहीं, कोई लग्जरी नहीं। और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, उनको तो ऑनेस्टली अगर इंडिया के पीएम्स की रैंकिंग करनी हो प्योर सोल्स की, तो शास्त्री जी टॉप पे आएंगे। छोटे थे कद से लेकिन लेगेसी लेजेंडरी। एक तरफ था जय जवान जय किसान का सीधा सा मैसेज, और अब है 8 बजे रात के अनाउंसमेंट्स जो पूरे देश को हिला देते हैं। एक तरफ था जय जवान जय किसान का सीधा सा मैसेज, और अब है 8 बजे रात के अनाउंसमेंट्स जो पूरे देश को हिला देते हैं। मोदी जी के बारे में क्या बोलूं मैं? एक तो ये इतने पॉपुलर हैं कि रैली में लाखों लोग आते हैं, और इतना कंट्रोवर्शियल भी है कि ट्विटर पे रोज जंग चल रही है। 2014 से शुरू करते हैं। जब ये आए थे सबको लगा अच्छे दिन आ गए। पहले तो स्वच्छ भारत चालू किया जिसमें हर सेलिब्रिटी ने झाड़ू उठा ली थी, अमिताभ बच्चन से लेकर विराट कोहली तक। कुछ लोगों ने सीरियसली लिया, कुछ ने बस फोटो के लिए। कोई फर्क पड़ा? थोड़ा बहुत। और डिजिटल इंडिया, वो तो सब जानते हैं, डिजिटल इंडिया तो हुआ है। अब आते हैं असली मसाले पर। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे मैं याद कर सकता हूं, टीवी पे मोदी जी ने बोला 500 हजार के नोट बंद। बहुत बहुत लंबी लाइंस होती थी बैंक्स के बाहर, लगता था फ्री में आईफोन बट रहे हैं। किसी ने बोला इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, किसी ने बोला इकोनॉमी ही खत्म हो जाएगी। मिडिल क्लास तो बीच में पिस गया। आज भी पूछो लोगों से तो दोनों कैंप्स हैं। कुछ बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक, कुछ बोलते हैं डिजास्टर। ट्रुथ शायद बीच में कहीं है। फिर 2019 में पुलवामा हुआ, पूरा देश गुस्से में था। और जब बालाकोट स्ट्राइक की न्यूज आई तो यार व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। ये डिसीजन तो इतना बड़ा था, राइट या रॉन्ग लोग आज तक डिबेट करते हैं। फिर कोविड आ गया, रात 8 बजे बोले लॉकडाउन, और सुबह से सड़क खाली। आज भी याद है जब माइग्रेंट वर्कर्स पैदल घर जा रहे थे हजारों किलोमीटर तक। वो इमेजेस कभी भूल नहीं सकता। हाँ, वैक्सीन में हमने कमाल किया, दुनिया भर को वैक्सीन्स भेजी, पर उस लॉकडाउन के दिन बहुत टफ थे। इंटरनेशनल सीन में तो मोदी जी रॉक स्टार बन गए हैं। अमेरिका में स्टेडियम भरा, ट्रंप के साथ नमस्ते ट्रंप किया, ट्रंप ने बदले में इन्हें गिली पपी। फील्स तो अच्छा आता है देख के कि इंडिया को इंपॉर्टेंस मिल रही है ग्लोबली। पर डेमोक्रेसी की जो लगाई है ना, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स गिर रही हैं। ऑपोजिशन लीडर्स की भी आदत हो गई है रेट्स की। ये चीजें भी तो हैं। और पोलराइजेशन, कम्युनिटी के बीच में जो डिवाइड बढ़ा है वो इग्नोर नहीं कर सकते। और बीजेपी के नेता भाई भाई, हर कुछ दिनों में न्यूज आती ही रहती है कि वो अपने देश के लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जहां आज की सियासत में आवाज तेज है, वहां अटल जी का जमाना था जहां लफ्ज धीरे बोलते थे पर असर गहरा छोड़ते थे। अटल जी के बारे में बात करूं तो इन्हें सब पसंद करते थे, मतलब सब, सोनिया गांधी भी। अब की तरह नहीं कि ऑपोजिशन एक दूसरे के सामने आ गए पर एक दूसरे की गोभी खोद देंगे। खुद ही इमेजिन करो ऑपोजिशन पीएम को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करे। इम्पॉसिबल लगता है ना, पर अटल जी ऐसे थे। शायर भी थे, नेता भी थे। स्पीचेस सुनोगे तो लगेगा पोएट्री फेस्टिवल चल रहा है, पर पॉलिसी देखो तो पता चलेगा कितना शार्प दिमाग था। 1998 में पीएम बने और बनते ही मई में पोखरन में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। नॉट 1 नॉट 2, 5 एक साथ। अमेरिका ने सैंक्शंस इमीडिएटली लगा दिए। फिर भी अटल जी नहीं रुके। उन्होंने अब्दुल कलाम सर के साथ प्लानिंग की थी, CIA को भी पता नहीं चला। इमेजिन करो उस लेवल की सीक्रेसी, और एक रात में इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया। रिस्की था बिल्कुल, इकोनॉमी पे प्रेशर आ गया, पर अटल जी ने हिम्मत की थी। फिर 1999 में लाहौर बस लेकर गए। हाँ बस, पीएम हो और बस में बैठ के दुश्मन देश जा रहे हो, वो भी पीस के लिए, वो भी पाकिस्तान। और आज के प्राइम मिनिस्टर तो अपने ही देश में 7 दिन पहले पूरी रोड बंद करवा देते हैं। ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स से पूछना इस बारे में कि 2025 एग्जीबिशन में स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी हुई थी कॉलेज तक जाने में। मेरा मोदी जी से एक सवाल है कि आप ग्रेटर नोएडा एक्सपो में देश का इनोवेशन और स्टार्टअप्स को इंटरनेशनल लेवल पर दिखा रहे थे, पर आपने उन्हीं बच्चों को जो आगे बढ़कर अपने देश के लिए नए स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, आपने उन्हीं बच्चों को कॉलेज पहुंचने तक के लिए परेशान कर दिया। ये हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो देश को आगे ये नेता, जो शायद
शायद 10वीं भी नहीं पढ़े हैं और जिन्हें AQI और टेम्परेचर में अंतर भी नहीं पता है, वो देश को आगे लेकर जाएंगे। मैंने खुद ने रिक्शे वाले को डबल पैसे दिए हैं उस टाइम पे, जिससे मैं कॉलेज टाइम पर पहुंच सकूं। उसके बाद में हमें 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एनीवे, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब अटल जी पाकिस्तान गए और मुशर्रफ से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, सब सोच रहे थे अब शांति आ जाएगी फाइनली। पर 3 महीने बाद कारगिल, पाकिस्तानी सोल्जर्स ने माउंटेन्स में इन्फिल्ट्रेट कर दिया। अटल जी को बहुत बुरा लगा, पर क्या करते, वॉर लड़ना पड़ा। 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। पार्लियामेंट में लिटरली टेररिस्ट घुस गए। वो दिसंबर का दिन, पूरा देश शॉक में था। फिर ऑपरेशन पराक्रम चला, बॉर्डर पे फौजी खड़े कर दिए। ऑलमोस्ट वॉर होने वाला था। इंटरनेशनल पावर्स को बीच में आना पड़ा। डेवलपमेंट की बात करें तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद है, हाईवे सिस्टम जो आज भी यूज हो रहा है स्मूथली। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता, सब कनेक्ट हो गया। IT बूम चल रहा था, टेलीकॉम सेक्टर खुल गया, इंडिया इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा था। 2004 में इलेक्शंस के पहले इंडिया शाइनिंग कैंपेन चला। टीवी पे एड्स आ रहे थे, फील गुड फैक्टर दिखाओ, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। गांव में बिजली नहीं आ रही थी और हम शाइन की बात कर रहे थे। विलेजेस में कनेक्ट नहीं हुआ ये नैरेटिव, और फिर वो इलेक्शन हार गए अनएक्सपेक्टेडली। सबको लगता था जीत पक्की है, पर नहीं हुआ। गुजरात राइट्स 2002 वो डार्क चैप्टर था। अटल जी ने मोदी को पब्लिकली बोला, राजधर्म निभाओ,